हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 जो हिस्ट्री का होगा, जिसमें आज हम लोग देखेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर, क्योंकि आज तो आप वोट दे करके अपने प्रधानमंत्री को चुन लेते हैं, आप वोट दे करके अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। बट क्या आपने सोचा है कि आज से 3500 वर्ष पहले जब इस तरीके की कोई चीज नहीं होती थी, जब हमारे यहाँ जो है वो लोकतंत्र नहीं था, तो कैसे लोग राजा का चुनाव करते थे? इन्हीं सारे चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। सबसे पहले अगर हम लोग इस चैप्टर के ऊपर आएंगे, तो क्लास 5 जो था, क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो था, वो आपको चैप्टर नंबर 5 ये चीज बताया था कि कैसे कुछ लोगों को राजा बनाया गया हुआ था, कैसे कुछ लोग शासक हुआ करते थे, और कैसे जो है वहां पर वर्णों का विभाजन किया गया हुआ था काम के आधार पे। ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वहां पे हुआ क्या था कि कुछ लोगों को राजा जो है वो जन यानी लोगों द्वारा चुना जाता था। और 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया था। ये 3000 पहले की बात है, नॉट 3500, ये 3000 वर्ष पहले की बात है। यहाँ पे हुआ क्या था कि राजा को एक यज्ञ का आयोजन करना होता था, जिसको अश्वमेध यज्ञ के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई है आपका। ये अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था आज से 3000 साल पहले। उस वक्त होता क्या था कि राजा अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था राजा के द्वारा, और इसमें एक घोड़ा जो है वो राजा जो है लोगों को लोगों के देख रेख में इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देते थे। अब इस घोड़ा को जो पकड़ता था उसको राजा से युद्ध करना होता था, और जो लोग इस घोड़ा को छोड़ देते थे उनको जब इस यज्ञ का आयोजन खत्म होता था, उस वक्त क्या होता था कि उनको यहाँ पर जो है वो सम्मान दिया जाता था, उनको सम्मानित किया जाता था। लेकिन जो लोग इस घोड़ा को पकड़ते थे उनको उस राजा से जो है वो युद्ध करना होता था। इस कंडीशन में अश्वमेध यज्ञ के बाद जो है वो राजा हार भी जाते थे और राजा जीत भी जाते थे। क्लियर है यहाँ का बात? इसके बाद अगर हम देखें तो इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, क्योंकि राजा के द्वारा ही इसका आयोजन होता था। इसमें जो ब्राह्मण होते थे जो ये यज्ञ करवाते थे, उनकी भी अहम भूमिका होती थी। इसमें एक और बात है कि इसे राज सिंहासन या बाघ की खाल की एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था, और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर हुआ करता था। ये आपके प्री के पॉइंट हो जाएंगे। अश्वमेध यज्ञ में राजा का सारथी कौन हुआ करता था? तो उसका सहचर हुआ करता था। क्लियर है? इसके बाद जो चीज है वो ये है कि 20 अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लेते थे। जब इस यज्ञ का समापन होता था, तो उस वक्त क्या होता था कि राजा जो है वो उपहार बांटा करते थे। तो उसमें 20 ये जनता के लिए यूज किया जाता था, जो वैश्य होता था। ठीक है, तो 20 जो होता है वो वैश्य को बोला जाता था। तो वे लोग इससे उपहार लिया करते थे, और जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं भी होने दिया जाता था। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ था, तो इसके समापन के बाद उनको उपहार तो मिलता था, लेकिन कुछ ऐसे भी अनुष्ठान होते थे जिसमें पुरोहित लोग उनको नहीं आने देते थे। क्लियर है? इसके बाद अगर हम लोग वर्ण विभाजन के ऊपर आएंगे, तो वर्ण विभाजन जो है खास करके इसको अगर देखें हम लोग, तो इस समय उत्तर भारत में खास करके गंगा यमुना नदी क्षेत्र में के एरिया में, गंगा और यमुना नदी के आसपास वाले एरिया में बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई थी। ठीक है, और ये ग्रंथ जो थे वो ऋग्वेद के बाद बनाए गए थे। इनका रचना ऋग्वेद के बाद हुआ था, इसलिए इनको बोला जाता है उत्तर वैदिक ग्रंथ। और इसी में आते हैं सामवेद, अयुर्वेद और अथर्ववेद, और इसके समानांतर जो भी वेद आते हैं इनको उत्तर वैदिक ग्रंथ के रूप में ही जाना जाता है। इसके बाद अगर हम लोग ऋग्वेद के हिसाब से देखें, तो इसमें जब वर्णों का जो विभाजन था, उसमें वर्ण विभाजन से पहले बहुत सारी जातियां आया करती थी, जिसमें जो है उनका एक अलग अलग वर्ग होता था, और उनके काम के हिसाब से उनको उनका एक अलग वर्ण बना दिया जाता था। जैसे अगर देखें हम लोग, तो इसमें योद्धा होते थे, कृषक होते थे, पशुपालक, श्रमिक वगैरह सारे आते थे। बट अगर हम लोग देखें तो इन सारों को 4 भाग में बांट दिया गया था, जिसको हम लोग पहले वाले को ब्राह्मण कहा करते थे, जिनका काम वेदों का अध्ययन करना था, और इसके बदले में उनको राजा के द्वारा केवल और केवल उपहार मिला करता था, नॉट उनको
महीना मिला करता था। दूसरा स्थान जो आता था वो क्षत्रिय का होता था और इनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, ठीक है, जिसको आज के समय में जो है वो राजपूत बोला जाता था। तीसरे स्थान पर जो है वो वीस अथवा वैश्य आते थे। ये दोनों वर्ड यूज किया जाता है वैश्य के लिए, जिसको वीस बोला जाता है। इनका काम जो है वो कृषक करना, मतलब कृषि करना, पशुपालन करना, व्यवसाय करना था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था क्षत्रिय और वैश्य को, और वर्णों में अंतिम स्थान जो होता था वो शूद्रों का होता था, ठीक है, और इनका काम केवल और केवल सेवा प्रदान करना होता था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, और औरतों को जो है वो ऋग्वेद के हिसाब से और वेदों के हिसाब से जो है वो क्या माना जाता था, तो इसको शूद्र ही माना जाता था औरतों को। बाद में चीजें चेंज हुई और उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस है, बट यहाँ हमने एनसीईआरटी को पढ़ना है, और एनसीईआरटी को पढ़ना है तो इसमें जो फैक्ट्स लिखे हैं उसी को देखना है हमको। इसमें ना कोई ब्राह्मणवाद होना चाहिए, ना कोई मुस्लिमवाद होना चाहिए। जो चीजें लिखी हुई है हम केवल उसी को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज अगर देखें हम लोग जो इसमें जानना है, तो ऋग्वेद वगैरह के हिसाब से, वेदों के हिसाब से पुरोहित के अनुसार वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर ही होता था, नॉट उनके काम के आधार पर होता था। तो अब अगर ब्राह्मण के घर में कोई बच्चा पैदा लिया तो वो ब्राह्मण होगा, शूद्र के घर में जो पैदा लिया वो शूद्र होता था। और इसमें जो है कुछ लोग अछूत भी माने जाते थे, और अछूत वर्ग में कुछ शिल्पकार, शिकारी अथवा भोजन संग्रहक शामिल थे, जिसको आज के समय में आप बंजारा के रूप में जानते हैं, कुछ लोग उसको आदिवासी के रूप में भी जानते हैं। उस वक्त भी ये भोजक संग्रहक के रूप में वर्क किया करते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो शवों को दफनाने जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। ये लोग जो है वो अछूत की कैटेगरी में आते थे। क्लियर है? इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है और वीवीआई है वो इस चैप्टर से आता है जनपद का बात। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम लोग देखें तो महायज्ञ को करने वाले राजा जन के राजा के नाम से जाने जाते थे, और इनको जनपद जो है जनपद के राजा माने जाने लगा लोगों के हिसाब से। और जनपद का अर्थ भी होता है, जो है जनपद का अर्थ होता है, यहाँ शाब्दिक अर्थ जनता के बसने की जगह होती थी। जनपद का शाब्दिक अर्थ यही होता था, और इनको इसके जो राजा होते थे उसको जनपद का राजा बोला जाता था। इसके बाद मान लिया कि अगर कोई एक जगह है जहाँ पर जनता बसी हुई है तो वो जनपद हो गया, और उसका जो राजा होगा, उसका जो मुखिया होगा वो वहाँ का राजा कहलाएगा। इसके बाद की चीजें अगर देखें तो हम लोगों को जो है वो जनपद की बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिला है। और वो जो जनपद की साक्ष्य है वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिला है, तो दिल्ली में एक पुराना किला है वहां पे, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हिंदुस्तान हस्तिनापुर जो एरिया है वो एरिया में, एटना के पास अतरंजी खेड़ा, ये सारे एरिया है जहां से हमको क्या मिले हैं, तो यहाँ से हम लोगों को जनपद होने के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगा वो इम्पोर्टेंट, इसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे आपके क्लास 7th जो चैप्टर होगा वो वीवीआई होगा, उसको मत छोड़िए, वो क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। बट उससे पहले महाजनपद की अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद की बात अगर आप कर रहे थे तो वो 3500 वर्ष पहले की बात आपने करना था। ये अभी आपने 2500 साल पहले की बात करना है आपने, जिसमें जनपद का बहुत अधिक महत्व था और इन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता था। कुछ ऐसे भी जनपद होते थे जो जनपद में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, तो उनको महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी, और कई राजधानियों में किलाबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी, जिससे कि दूसरे जगह के लोग यहाँ पर आकर के बहुत आसानी से आक्रमण नहीं करे। क्लियर है? यहाँ पर आपको जो मानचित्र दिया गया हुआ है मैप, इसमें जनपद के नाम दिए गए हुए हैं, और इसको आप आसानी से स्क्रीनशॉट कीजिए और एक एक को जो है वो अपने नोटबुक में लिखिए। और हम लोग एक एक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर वीवीआई होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट के बारे में। अगर हम लोग देखें यहाँ पर, जो हम पहले भी आपको बताया कि 80% बात जो होती है हर एक बुक में, केवल उसके जो है वो मोटाई को बढ़ाती है, ठीक है, इसके मोटाई को बढ़ाती है। केवल 20% ऐसी बातें होती है जिसको पढ़ करके आप यूपीएससी से लेकर के और एनी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। केवल हम लोग उसी 20% बात को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो महाजनपद में करों का भी अपना एक सिस्टम हुआ करता था, क्योंकि अगर महाजनपद थे वहां पर राजाएं अगर हुआ करते थे तो राजाओं के द्वारा कर भी लगाया जाता होगा, और उस कर को लोगों के द्वारा दिया भी जाता रहा होगा। तो चीजें वही यहाँ पर है कि महाजनपद के राजा जो है वो विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेनाएं रखते थे, और इसके लिए उनको प्रचुर मात्रा में क्या चीज चाहिए होता था, तो पैसे की आवश्यकता होती थी। और वहां पर लोगों को समय समय पर इसके लिए जो है वो
कर वसूला जाता था जिससे उनका भरण पोषण हो सके। ठीक है, यही चीजें हैं यहाँ पर। अब अगर बात करें हम लोग तो महाजनपद काल में 1/6वां भाग जो होता था वो कर के रूप में दिया जाता था, जिसको भागा कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद की चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो वीवीआई था वो केवल ये था कि 1/6 भाग जो है वो कर के रूप में दिया जाता था, उपज का 1/6 भाग कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसको भाग कहा जाता है। किसी किसी जगह पर इसको भागा भी बोला जाता था। ठीक है, इसके बाद की चीजें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कृषि परिवर्तन भी हुआ था। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन हुए थे। एक, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, क्योंकि पहले ये मिट्टी और लकड़ी के बना करते थे, अब लोहे के बनने लगे थे। और क्या हुआ था कि लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया था, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय लोग पौधे तैयार करके उसका रोपण शुरू कर दिए, और इससे जो है वो भरपूर मात्रा में जो है वो कृषि होने लगी, और इसमें परिश्रम भी बहुत ज्यादा होने लगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें जो इम्पोर्टेंट है तो सूक्ष्म निरीक्षण अगर इस महाजनपद का आप करेंगे तो सबसे पहला जो एरिया आता है वो मगध का आता है। तो लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बना था, और ये एक महाजनपद के रूप में भी आता था। और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो थे इसके लिए जो इम्पोर्टेंट वो था कि ये गंगा और सोन नदी जो है इसके अगल बगल में बसा हुआ था। इस कारण से मगध के लिए यातायात, जल वितरण और जमीनों को उपजाऊ बनाने के महत्वपूर्ण साधन थे ये दोनों, क्योंकि यातायात सबसे सस्ता हुआ करता था उस वक्त, लोग नाव यूज करते थे। जल वितरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नहरों के द्वारा जो है वो जगहों पर पानी पहुंचा दिया जाता था। और तीसरा जो था वो जमीन को उपजाऊ बना लिया जाता था, तो इससे जो है वो मगध और ज्यादा सशक्त हो गया हुआ था। इसके बाद अगर देखें तो मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, और इस जंगलों में रहने वाले हाथी को पकड़ करके उनको प्रशिक्षित किया जाता था, और उनको जो है वो सेना में रखा जाता था। तो मगध के स्ट्रॉन्ग होने का एक और कारण हो गया था ये। इसके बाद अगर देखें तो इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क के खदानें थी, जिससे औजार बनाने के काम हो जाया करते थे। तो मगध जो है वो टोपोग्राफिकल, इसका अगर आप देखें टोपोग्राफी इसका, तो वो शुरू से ही जो है वो बेस्ट था, इसके कारण वो बहुत ज्यादा मजबूत था। सेम चीज बिहार के बारे में अगर देखें, बिहार और गुजरात का अगर आप कंपैरिजन करिएगा तो बिहार शुरू से बीमारू था, आज भी बीमारू है और जिंदगी भर बीमारू रहेगा, क्योंकि टोपोग्राफी इस तरीके का है। डिवाइडेशन जब बिहार का हुआ था, जब इसका जो है वो बंगाल से विभाजन हुआ था, उसके बाद अगर आप देखें हम लोग इसको, तो इसका जो है वो आपका झारखंड से विभाजन हुआ था। इस वक्त इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, और सब कुछ होते हुए भी बिहार आज पिछड़ा हुआ है। तो अगर इस एरिया में गुजरात को आप देखें तो ये टोपोग्राफिकल रूप से बहुत ज्यादा मजबूत है ना। तो इस कारण से सेम चीज यहाँ पर भी हुआ था। मगध जो है वो बिल्कुल अभी के गुजरात, बंगाल और झारखंड की तरह था, नॉट बिहार की तरह था। टोपोग्राफिकल रूप से बेस्ट था उस वक्त। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए थे। पहला का नाम बिंबिसार था और दूसरा का नाम अजातशत्रु था। तो महाजनपद जो महापद्म था एक और महत्वपूर्ण शासक हुआ था। उसने अपने नियंत्रण क्षेत्र में जो है उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक अपने जो है वो स्ट्रॉन्ग पावर को बढ़ाया था। और बिहार में राजगीर, जिसको आज आप राजगीर के नाम से जानते हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि कभी आपको घूमने का मन हो तो बिहार के राजगीर में आए, हम लोगों के यहाँ से बहुत नजदीक, हम लोगों ने इस जगह को देखा है, इंपॉर्टेंट जगह है ये, यहाँ से आपको चीजें देखने को मिल जाएगी। और इसको क्या किया था महापद्म ने, और मगध की राजधानी बना करके रखा था। बाद में क्या हुआ था कि पाटलिपुत्र को जो है वो मगध की राजधानी बनाया गया था। अगर 2300 साल पहले की बात करें तो मैसेडोनिया का एक शासक था जिसका नाम सिकंदर था। वो चाहता था कि पूरे भारत पर अपना आक्रमण कर ले, और वो उसने क्या किया था कि मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीता हुआ भारत के एरिया में आना स्टार्ट किया। और उसकी सेना जो थी वो क्या की कि व्यास नदी के किनारे पहुंची, और उस जगह पर उन्होंने सरेंडर बोल दिया, क्योंकि एक तो पहले उसकी सेनाएं थक गई थी, और दूसरा बात ये था कि वो उसके सिपाही जो है वो जानते थे कि मगध के पास पैदल सेना, रथ सेना और हाथियों की बहुत बड़ी संख्या है, जिससे हम उससे नहीं जीत सकते हैं। तो ये इसका एक अपना अगर देखें तो फीचर्स था, जिसके कारण सिकंदर तक को भी उससे लड़ाई करने के लिए सोचना पड़ा था। नेक्स्ट चीज अगर देखें जिससे हम लोगों को जानना चाहिए जो इस चैप्टर से है, वो एक आता है वज्जी। ठीक है, जिसको आज
हम लोग जो है वो मगध की शक्तिशाली, अगर आप देखें तो मगध जिस तरीके से शक्तिशाली एक राज्य बना हुआ था, उसी तरीके से उसके नजदीक वाला एक जगह था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म के शासन व्यवस्था थी जिसको गण या संघ के नाम से जानते हैं। तो मगध के आसपास का एरिया, जैसे कि वैशाली वाला एरिया को अगर आप देखें तो उसको वज्जी के नाम से जानता था। वैशाली हमारे घर से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पे जाके हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके के वहां पर के सिस्टम हुआ करते थे, कैसे वहां पे शासन हुआ करता था। तो उस जगह को जो है वहां पर एक शासन करने की जो प्रक्रिया थी उसको गण या फिर संघ के नाम से जानते थे हम लोग। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गण या संघ में कई शासक होते थे, और कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसको प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को राजा के नाम से जाना जाता था। मतलब कि गण में होता क्या था कि हर एक लोग अलग अलग जगहों पर शासन करते थे, लेकिन जब कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे तो इस जगह को हम लोग जो है वो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता था, तो राजा बोला जाता था। क्लियर है। इसके बाद बुध और महावीर जो है, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, और दोनों का एक अलग जो है वो इम्पोर्टेंस है इसके लिए, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाद में। उससे पहले जो देखना है हम लोगों को, वज्जी संघ का एक वर्ण दीन निकाय से लिया गया हुआ है। दिघ निकाय का नाम जाना जाता है। वज्जी संघ का यह वर्णन जो है वो दिघ निकाय से लिया गया हुआ, और दिघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इसे करीब 2300 साल पहले लिखा गया हुआ था। तो ये चीजें हैं। वज्जी जो है, वज्जी संघ का वर्णन दिघ निकाय में है। ये आपके प्री के डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा। और दिघ निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है, ये भी प्री के फैक्टर्स है। और इसको कब लिखा गया हुआ था दिघ निकाय को, तो 2300 साल पहले लिखा गया हुआ था। अजात शत्रु और वज्जी संघ की अगर बात करें तो अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। ये वैशाली वाला एरिया जो था इस पर ये आक्रमण करना चाहता था, और उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था कि इसके ऊपर कैसे आक्रमण करे। बाद में ये चीजें जो है वो क्लियर नहीं हो पाई थी। इसके बाद के इंपॉर्टेंट बातें जो है वो इसमें जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि गुप्त शासक ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया था। ये जो है वो गुप्त शासकों ने गण पर आक्रमण करके जो है उसको अपने शासन में ले लिया था, जिसको हम लोग चैप्टर 11 में डिस्कस करेंगे। ये भी आपका प्री का फैक्टर्स आएगा वहां पर, जिसको डिस्कस करेंगे। बट अगर देखें तो गण और संघ पर किसका आक्रमण हुआ था, तो ये गुप्त शासकों का आक्रमण हुआ था। इसके बाद अगर देखें तो 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था का आरंभ किया था, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र के नाम से जानते हैं। एकदम वीवीआई है और प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। और यह व्यवस्था 200 सालों तक चली थी, जिसमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं हुआ करते थे। इसके बाद मतलब कि केवल दास लोग जो होते थे उनको नागरिकता प्राप्त नहीं होती थी, आज से 2500 साल पहले, जब एथेंस के लोगों ने गणतंत्र की स्थापना की थी। इसके बाद अगर देखें तो शासन में कई पदों पर नियुक्तियां जो होती थी वो लॉटरी के द्वारा होती थी। नागरिकों और सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देने के लिए लॉटरियों में जो है वह विजय प्राप्त करना होता था। औरतों को नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं होता था। और इसके बाद जो देखे वो व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खादानों, खेतों, घरों और कार्यशाला में काम करने वाले दासों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं था। मतलब एथेंस में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको नागरिकता नहीं दिया गया हुआ था, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया हुआ है। तो ये था इस चैप्टर के लिए, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस किया। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि राजा कैसे होते थे, राज्य किस तरीके के होते थे, राजा वहाँ के कैसे होते थे, और प्राचीन जो गणराज्य थे वहाँ के शासन व्यवस्था, कर व्यवस्था कैसी थी। तो ये था आज के चैप्टर के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट था और चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे मोटिवेशन का कारण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।